नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके सिलेक्शन की चाबी। हम लाए हैं मॉडल पेपर 2 का पूरा विश्लेषण, हर एक सवाल के साथ मिलेगा सटीक उत्तर और उसका पूरा विश्लेषण। जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जो सिलेबस के अंदर से ही आते हैं और जो आपका नंबर बढ़ा सकते हैं, उन्हें हम करेंगे आज टारगेट शॉर्ट ट्रिक्स और लॉजिक के साथ। तो तैयार हो जाओ एक टाइम सेवर और सिलेक्शन मेकर क्लास के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पटवार टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, इसमें आपको राजस्थान जी के, इंडिया जी के, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। हल्दीघाटी युद्ध को किसने गोगुंदा का युद्ध नाम दिया था? हल्दीघाटी का जो युद्ध है उसको किसने जो है गोगुंदा का नाम दिया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी गोपीनाथ शर्मा। तो हल्दीघाटी के युद्ध जो था उसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो बदायूनी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बदायूनी। यूनी जो थे उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित राज प्रशस्ति किस भाषा की रचना है? रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित राज प्रशस्ति किस भाषा की रचना है? कौन सी भाषा की ये रचना है? कमेंट कीजिए। मेवाड़, हिंदी, संस्कृत, पाली, कौन सी भाषा है? तो इसकी जो भाषा है, रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ राज प्रशस्ति की रचना किस भाषा में आपको देखने को मिलती हैं? राज प्रशस्ति के जो है रचनाकार हैं वो रणछोड़ भट्ट हैं। इसकी जो भाषा है कौन सी है? मेवाड़ है, संस्कृत है, हिंदी है या पाली है? कौन सी भाषा है? आंसर कमेंट कीजिए। तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सी भाषा में है? रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित राज प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा की रचना है। कौन सी भाषा की रचना है? संस्कृत भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया? कमेंट में बताएं। चित्तौड़ की शान महाराणा प्रताप को कहते हैं। चित्तौड़ की शान क्या है? महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक क्या किया? शासन किया। तो कितने वर्षों तक शासन किया महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने? बताइए कमेंट में। तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 21। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था? किसने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया था? पराजित। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। किसने किया था? रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा, जतर सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। राणा हमीर जो थे इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था गिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में। सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, राणा हमीर। राणा हमीर ने सिंघोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आंसर कमेंट रुकने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखिए। तो कौन सा ग्रंथ मूल रूप से राणा कुंभा द्वारा लिखित है? राणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? मूल रूप से बताना है। चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांस, कौन सा ग्रंथ जो है राणा कुंभा द्वारा लिखित है? आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी संगीत मीमांस जो है राणा कुंभा द्वारा लिखित क्या है? ग्रंथ है। संगीत मीमांस किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो जो है राणा कुंभा द्वारा। संगीत मीमांस ग्रंथ मूल रूप से राणा कुंभा द्वारा लिखित हैं। संगीत प्रेम के कारण राणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी? संगीत प्रेम के कारण राणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो राणा कुंभा एक संगीत प्रेमी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? संगीत प्रेमी। इस कारण उनको कौन सी उपाधि दी गई है? तो उनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। किसके कारण? तो संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है? तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। राणा कुंभा द्वारा लिखित मूलतः
ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत मीमांस जो है राणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। कौन सी उपाधि? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि राणा कुंभा को दी गई है संगीतज्ञ होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से सत्य और असत्य कथन बताइए। इनमें से सत्य और असत्य कथन कौन सा है वो बताना है आपको। सीवी वेद ने बपारावल की तुलना चार्ल्स मार्टले से की थी। सीवी वेद ने बपारावल की तुलना चार्ल्स मार्टले से की थी। बपारावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। जतर सिंह ने भूताला युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में मिलता है। इन चारों कथनों में से सत्य कथन बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। नीचे कूट दिया गया है, उस कूट के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों कथन जो है वो सत्य हैं। चारों कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों कथन सत्य हैं। सीवी वेद ने बपारावल की तुलना चार्ल्स मार्टले से की थी, यह भी सही है। और बपारावल ने नागदा को राजधानी बनाया था, यह भी सही है। जतर सिंह ने भूताला युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था, यह भी सही है। चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतुह में मिलता है, यह भी सही है। चारों जो कथन है वो चारों कथन सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार है, देखिए। गुहिल शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। गुहिल शासक को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। गुहिल शासक को मेवाड़ का उद्धारक, कौन से गुहिल शासक को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? बपारावल को, जतर सिंह को, तेज सिंह को, राणा हमीर को। किसको कहा जाता है? गुहिल वंश का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक कौन से शासक को कहा जाता है? आर्यो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके हो जाएगा ऑप्शन ए बपारावल, बी जतर सिंह, सी तेज सिंह, डी राणा हमीर। क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। राणा हमीर जो थे उनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। गुहिल शासक राणा हमीर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? तो मेवाड़ का जो उद्धारक हैं वो राणा हमीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। राणा हमीर कौन से शासक थे? तो गुहिल शासक थे। गुहिल शासक राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाले चौहान राजा थे। कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाले चौहान राजा कौन थे? आंसर कमेंट कीजिए। इसके ऑप्शन हम देखने की कोशिश करें तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, देखिए कि भाई कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाला चौहान शासक कौन था? तो कवि बांधव की उपाधि धारण करने वाला जो चौहान शासक हैं वो अर्णोराज, अजिराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज। इनमें से राइट आंसर दोस्तों आपके हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर है सी। विग्रहराज जो थे उसने कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने क्या किया था? कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो इसको हम वापस से अपने जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर में वैराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट कीजिए। वैराह मंदिर का निर्माण जो है वो पुष्कर में हुआ था और किसने करवाया था? पुष्कर में जो वैराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वैराह मंदिर का निर्माण अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय किसने करवाया था? आंसर कमेंट कीजिए। तो अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय। तो अर्णोराज जो थे उन्होंने पुष्कर में वैराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। किसने? अर्णोराज ने जो है पुष्कर में वैराह मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वैराह मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया था। पुष्कर में करवाया था। पुष्कर अजमेर जिले में आता है। पुष्कर अजमेर जिले में आता है। कहाँ पर आता है? अजमेर में। अजमेर जिले में आता है। कहाँ पर आता है? अजमेर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। तो गुहिलों की उत्पत्ति ने ईरान के शासक नासेखा से संबंधित मानी है। नासेखा से संबंधित क्या मानी है? तो नासेखा से संबंधित मानी है। तो नासेखा से संबंधित मानी है। नौसेखा से संबंधित मानी है। तो क्या मानी है? तो गौरीशंकर ओझा, मुहैनुद्दीन नैन्सी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। गुहिलों की उत्पत्ति ईरान के शासक नौसेखा से संबंधित मानी है। किसने मानी है ये बताना है। तो अबुल फजल या गौरीशंकर हीराचंद ओझा या मुहैनुद्दीन नैन्सी या गोपीनाथ शर्मा कौन है जिन्होंने इसके बारे में कहा है? तो कि गुहिलों की जो उत्पत्ति है वो ईरान के शासक नौसेखा से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अबुल फजल जो थे उन्होंने ये कहा था। गुहिलों की उत्पत्ति अबुल फजल ने ईरान के शासक नौसेखा से संबंधित मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57। चौहान राजा जिसने
इल्तुतमिश से संघर्ष किया था, संघर्ष के दौरान दिल्ली में हत्या कर दी गई। चौहान राजा जिसने इल्तुतमिश से संघर्ष किया था, संघर्ष के दौरान दिल्ली में हत्या कर दी थी, वो राजा कौन थी? वल्हण, प्रहलादन, वीरनारायण, कानरदेव। तो किसका इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर नारायण। वीर नारायण ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चौहान राजा जिसने इल्तुतमिश से संघर्ष किया था, संघर्ष के दौरान दिल्ली में हत्या कर दी थी, वो वीर नारायण जो राजा थे वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमीरहट ग्रंथ किसने लिखा था? हमीरहट ग्रंथ किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, जोधराज, सागरधर। तो किसने लिखा था हमीरहट ग्रंथ? आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, जोधराज, सारंगधर। तो हमीरहट जो ग्रंथ हैं वो आपके चंद्रशेखर ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रशेखर। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? नयन हमीरहट ग्रंथ किसने लिखा था? तो आपके चंद्रशेखर ने लिखा था। जालोर की सोनरा राजवंश के संस्थापक कौन थे? जालोर के सोनगरा चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? वीर नारायण, लक्ष्मणदेव, कीर्तिपाल, लुम्बा, इनमें से कौन थे? तो कीर्तिपाल जो हैं वो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने स्क्रीन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 ईस्वी में आक्रमण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 में आक्रमण करवाया था। कहाँ पर आक्रमण करवाया था? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाड़ा। कहाँ पर आक्रमण करवाया था? दोस्तों आप कमेंट कीजिए आंसर इसका, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जालोर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, चौहान राजा ने अपनी रानी सोमलदेव के नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन से राजा थे कौन से चौहान राजा ने अपनी रानी के सोमलदेव के नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे? आंसर कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी रानी के नाम के सिक्के चलवाए? तो अजयराज जो हैं वो ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया, तो अपनी रानी सोमलदेव के नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे। चौहान राजा अजयराज ने अपनी रानी सोमलदेव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। तो चौहान राजा के दरबार में देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान थे। कौन से राजा के दरबार में देवबोध व धर्मघोष नामक दो विद्वान थे? कौन सा राजा थे? तो पृथ्वीराज तृतीय था, अजयराज था, या अर्णोराज था, या विग्रहराज था? कौन था जिसके दरबार में दो राजा थे, दो नामक विद्वान थे? देवबोध व धर्मघोष थे। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। आंसर कमेंट किया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्णोराज जो है, अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान थे। देवबोध व धर्मघोष नामक दो विद्वान कौन थे? देवबोध व धर्मघोष नामक दो विद्वान चौहान राजा अर्णोराज के दरबार में देवबोध व धर्मराज घोष नामक दो विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कमेंट कीजिए। दिल्ली जीतकर दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाने वाले चौहान राजा थे। दिल्ली जीतकर दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाने वाले चौहान राजा कौन थे? ऐसे राजा जिन्होंने दिल्ली को जीता था कौन थे वो? आंसर कमेंट कीजिए। तो पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे? आंसर कमेंट रुकने नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पटवार में सिलेक्शन लेना है तो। हम देख रहे हैं पटवार मॉडल पेपर सिलेक्शन सीरीज लेकर आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ लेने के लिए बोलें। तो इसका राइट आंसर दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में सही मत कौन सा है? चौहानों की जो उत्पत्ति हुई थी उनके संबंध में सही मत कौन सा है? ऑप्शन
ए गौरीशंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशी थे, दशरथ शर्मा ब्राह्मणवंश थे, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख जो है उसके अनुसार चंद्रवंशी थे। तो क्या थे देखिए, आंसर कमेंट कीजिए, तीनों सही है या फिर दो सही है या फिर एक सही है, कौन सा क्या सही है, आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो है तीनों सही हैं। क्या है, तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि भाई गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो थे उन्होंने सूर्यवंशी बताया था, दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण वंश बताया था, अचलेश्वर मंदिर का जो शिलालेख था वो चंद्रवंशीय बताता है। तीनों जो चीज़ें हैं वो सही हैं, चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में सही मत है तो सूर्यवंशी थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण वंश थे, अचलेश्वर मंदिर शिलालेख के अनुसार चंद्रवंशीय थे। तो तीनों चीज़ें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर हर्षनाथ मंदिर अभिलेख 1973 ईस्वी किसके समय का है, आंसर कमेंट कीजिए। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख 1973 ईस्वी किसके समय का है, गुहक प्रथम, वाकपति राज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद तृतीय। इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप आंसर कमेंट करेंगे तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इससे पहले आप इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख 1973 ईस्वी किसके समय का है, तो ये किसके समय का है, तो विग्रहराज द्वितीय जो है उसके समय का हर्षनाथ मंदिर शिलालेख है। हर्षनाथ मंदिर सिक्कर में स्थित है, सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर स्थित है। कहाँ पर है, सिक्कर में क्या है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख सिक्कर में स्थित है, किसके समय का है, तो विग्रहराज द्वितीय के समय का है, विग्रहराज द्वितीय के समय का है, विग्रहराज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार चौहान राजा ने वेरी गट की उपाधि धारण की, वेरी गट की उपाधि कौन से राजा ने धारण की थी, आंसर कमेंट कीजिए इसका। तो कौन से राजा थे, उन्होंने वेरी गट की उपाधि धारण की थी। वेरी गट की उपाधि के बारे में हम बात करें तो वेरी गट की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, तो ऐसे कौन से राजा थे उन्होंने वेरी गट की उपाधि धारण की, तो ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी अर्णवराज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, गोविंद तृतीय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो गोविंद तृतीय ने क्या किया, तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार चौहान राजा गोविंद तृतीय ने वेरीगट की उपाधि धारण की। किसने वेरीगट की उपाधि धारण की, तो गोविंद तृतीय ने वेरीगट की उपाधि धारण की दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, उदयपुर में मोती मंगरी के महलों का निर्माण जो है किसने करवाया था, उदयपुर में जो मोती महल हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, तो मोती महलों का निर्माण किसने करवाया, आंसर कमेंट कीजिए। राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह, किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर महाराणा उदय सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है उदयपुर में मोती महलों का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। राजशेखर के ग्रंथों में शामिल हैं, राजशेखर के ग्रंथों में शामिल कौन कौन हैं, कपूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल भारत, भुवन कोश। तो राजशेखर के ग्रंथों में कौन से शामिल हैं, यानी ये जो ग्रंथ के नाम दे रखे हैं कपूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल भारत, भुवन कोश, इनमें से कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो राजशेखर द्वारा लिखे गए हैं, उनके द्वारा जो है बनाए गए हैं वो शामिल हैं। आपको नीचे कोट दिए गए हैं, उन कोट में से 4 कोट में से सही आंसर का चयन करना है और इनमें कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चारों जो हैं ये चारों किसके ग्रंथ हैं, तो राजशेखर के ग्रंथ हैं, चारों जो हैं राजशेखर के ग्रंथ हो जाएंगे आपके, कपूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल भारत और भुवन कोश, चारों ग्रंथ किसके हैं, राजशेखर के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या करना है आपको, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, यानी गुज्जर प्रतिहार राजवंश जो है उनसे कौन सा शासक संबंधित नहीं है, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा, इनसे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी भरतृभट्ट प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा
जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित नहीं है, वो भरत्र भट्ट प्रथम, ये जो हैं ये गुर्जर प्रतिहार का नहीं है, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं वो किसके साथ कौन से वंश के हैं, तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। नागभट्ट द्वितीय हैं, देवपाल भी हैं, महेंद्रपाल प्रथम भी है, लेकिन भरत्र भट्ट जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर। गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्रम है, यानी गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। कौन सा सही क्रम होगा? भोजपाल द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, राज्यपाल, महिपाल प्रथम। क्या आंसर है इसका? कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। गुर्जर प्रतिहार शासकों का सही क्रम बताओ। गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं उनका आपको सही क्रम में बताना है, यानी सही क्रम 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 पे कौन सा आएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए कर देते हैं हम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर वाला जो है ये पहले स्थान पर है, और ये दूसरे स्थान पर है, और ये तीसरे स्थान पर है, और ये चौथे स्थान पर है। सबसे पहले आएगा नागभट्ट द्वितीय, फिर भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम और राज्यपाल चौथे स्थान पर। तो 1 2 3 4 सही क्रम इनका ये हो जाएगा, यानी दूसरा आएगा, पहला आएगा, और चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा। इस प्रकार इनका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के जो प्रतिहार थे वो माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। जो मंडोर थे वहाँ के प्रतिहार शासक जो थे वो क्षत्रिय थे, वैश्य थे, या शूद्र थे, या ब्राह्मण थे? क्या थे? आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही कम हो चुके हैं। तो वापस से एक बार क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो क्या माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने आने ही वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए क्षत्रिय। मंडोर के जो प्रतिहार है वो क्षत्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। बाकी तीनों नहीं माने जाते, बाकी तीनों मंडोर के प्रतिहार को नहीं माना जाता है, क्षत्रिय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि दी गई? गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि दी गई? तो ऐसे कौन से राजा थे उनको इससे की उपाधि दी गई? तो नागभट्ट प्रथम, रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज। इनमें से कौन है जिन्होंने ये परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि दी गई? बहुत बड़ी उपाधि है, किसको दी गई थी? आंसर दीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नागभट्ट द्वितीय को दी गई थी। किसको दी गई थी? नागभट्ट द्वितीय को ये उपाधि दी गई थी। गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट द्वितीय शासक को परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रतिहार राजा थे। 3 पक्षों में भाग लेने वाले जो प्रतिहार राजा थे वो कौन थे? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें भाग लेने वाले प्रतिहार राजा कौन थे? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। वत्सराज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज। तो कौन थे? आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम जो थे वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से भयभीत होकर आत्महत्या कर ली? गुर्जर प्रतिहार के किस शासक में राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से भयभीत होकर आत्महत्या कर ली थी? ऐसा कौन सा शासक था गुर्जर प्रतिहार का, उसने आत्महत्या कर ली थी राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय से भयभीत होकर? नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, महिपाल प्रथम, मिहिर भोज। किसने की थी? राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय जो था उसने कर ली थी। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? गोविंदराज तृतीय या फिर गोविंद तृतीय से भयभीत होकर आत्महत्या कर ली थी। नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो भाई आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है राजधानी, दूसरी तरफ दिया हुआ संस्थापक। राजधानी दी हुई है मंडोर, मेरता, कन्नौज, और संस्थापक, मंडोर के संस्थापक नागभट्ट, रजिल, नागभट्ट द्वितीय कौन थे वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे कोड दिए हुए हैं, मिलान करना है, उसमें से बताना है। मंडोर जो है, मंडोर के संस्थापक थे रजिल। मंडोर के संस्थापक कौन थे? रजिल थे। कौन थे? मंडोर के संस्थापक तो रजिल थे। और मेरता के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। मेरता जो थे वहाँ के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। कन्नौज के संस्थापक नागभट्ट द्वितीय थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी।
मंडोर, रजिल, मेरता, नागभट्ट प्रथम और कन्नौज, नागभट्ट द्वितीय। सही राजधानी दी हुई, संस्थापक दिए हैं। मंडोर के जो संस्थापक हैं वो रजिल थे, मेरता के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और कन्नौज के संस्थापक नागभट्ट द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने संधि विच्छेद है। संधि यानी हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो संधि विच्छेद है वो गलत है। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु, जगत प्लस गुरु। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। मैतकिया, मत प्लस एकिया। पितृच्छेदता, पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा। तो इसमें से राइट आंसर बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद जो है आपके गलत होगा। कौन सा संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है जो रॉन्ग है, यानी एक का जो संधि विच्छेद है वो गलत है, बाकी का सही है। बाकी सभी के संधि विच्छेद क्या है, जगत प्लस गुरु, इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। बाकी सभी जो है संधि विच्छेद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है, वही बताना है कि भाई गलत संधि विच्छेद कौन से शब्द का है। तो क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर दिया हुआ आपके, और इसका गलत कौन सा है वो बताना है। कदापि, कदा प्लस अपि, कदापि, कदा प्लस अपि। इनमें से गलत जो रॉन्ग है वो बताना है, सही वाला नहीं है, रॉन्ग वाला है। कदा प्लस अपि, कदापि। जग जननी, जगत प्लस जननी। चिना नंद, चित प्लस आनंद। वीरांगना, वीर प्लस आंगना। अनुत्तीर्ण, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके हो जाएगा ऑप्शन बी। स्क्रीन पर देखिए, जगत जननी, जगत प्लस जननी जो है ये गलत आंसर है। बाकी जो है कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि, कदापि। चिदा प्लस नंद, चित प्लस आनंद। वीरांगना, वीर प्लस अंगना, सभी राइट हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ही है, देखिए और पढ़िए। अभिष्ट, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अभिष्ट जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद अभि प्लस इष्ट, ई और भी। ई का मेल होगा तो दीर्घ हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ई का मेल हो रहा है तो इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, यानी इनमें से कौन सा जो ऐसा विकल्प है उसमें सही संधि विच्छेद आपको देखने को मिल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर अन्वेषण, अनु प्लस ईषण। ऐतयुष्म, अति प्लस उत्तम। अनव्यय, अनु प्लस व्यय। अम्बु, अम्बुर्मी, अम्बु प्लस उर्मी। क्या आंसर होगा, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही संधि विच्छेद है। बाकी सभी जो है रॉन्ग हैं, यानी तीनों गलत हैं। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये दूसरा भी गलत है। चौथा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। उच्चिष्ट शब्द जो है उसका संधि विच्छेद उद प्लस शिष्ट, उद प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उतः प्लस इष्ट, उत प्लस शिष्ट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। लोकेशन, लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है। लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो कौन सी स्वर संधि होगी, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, गुण। कौन सी संधि है इसमें, लोकेशना, लोक प्लस ऐसना, लोक प्लस ऐसना, लोक प्लस ऐसना। दीर्घ हो रहा है, लोक, ए प्लस क्या आ रहा है, ए, लोक प्लस ऐसना, लोकेशना। नेक्स्ट इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवृद्धि संधि। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 82। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है, यानी जो संधि विच्छेद कर रखे हैं इनमें सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है ये बताना है। कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोमी। मनु प्लस अंतर, मनवंतर, मनु प्लस अंतर, मनवंतर। पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति, पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। सही संधि विच्छेद नहीं है वो बताना है, जो है उसको छोड़ देना है। कौन सा नहीं है वो ये आपको बताना है, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सही है, ये सही है और ये सही है।
डी वाला गलत है, सही संधि विच्छेद नहीं है, तो डी वाला सही संधि विच्छेद नहीं है, बाकी सभी सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है, कौन सा जो संधि शब्द हैं वो सही है, यानी इनका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, सरमूर्ति, उच्छृंखल, मिष्ठान, इनमें से किसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, यह बताना है। सही शब्द हैं, संधि सही शब्द हैं, तो कौन सा सही शब्द है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी मिष्ठान। विसर्ग संधि का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोयोग, मन प्लस योग, मनोयोग, मनो प्लस योग, मनो प्लस योग, मनोयोग, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। संस्कृत जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, संस प्लस कृत, सम प्लस कृत, क्या आंसर होगा? आंसर कमेंट कीजिए। सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, संस प्लस कृत, सम प्लस कृत, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सम प्लस कृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें आपको मिलान करके बताना है दोस्तों। सुमेलित कीजिए, क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दी हुई है कि भैया संधि कौन सी है, ठीक है। तो खगेश क्या है? खगेश, सहोद, प्रसेक, वृद्धिस्वर संधि है। दिग्ग देवता, वाग्देवी, तैन्य, मय, गुण स्वर संधि है। पयोधर, सैरोकार, पुरोधा, व्यंजन संधि है। प्रमा, प्रमो, दारिय, महो, तय, सु, किय, महंद, जालिक, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? इनमें से आपको मिलान करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो है ए 2 नंबर पे आ जाएगा। पहले में क्या है? 2 नंबर आ जाएगा। पहले में क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा आपके 3 नंबर, और तीसरे में आ जाएगा आपके 4 नंबर, और चौथे में आ जाएगा आपके 1 नंबर। तो ये ऑप्शन कौन सा है? पहले में 2, ठीक है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, और चौथे में 1 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे अपन को जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, इनमें से कमेंट कीजिए कौन सा आंसर है राइट है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती हैं? आंसर कमेंट कीजिए। ओम होती हैं, मीटर अपॉन ओम होती हैं, ओम मीटर होती हैं, या ओम अपॉन मीटर स्क्वायर होती हैं। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? तो ओम मीटर होती हैं। क्या होती है? ओम मीटर होती हैं। ओम और मीटर मिलकर प्रतिरोधकता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? वह कहलाता है, आपको इसका आंसर बताना है। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। मोटर है, जनरेटर है, गतिमान कोईल, मीटर है, या बैटरी है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आपके पास में होनी चाहिए एक बैटरी। क्या होनी चाहिए? बैटरी। बैटरी जो है, बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 101। कैल्शियम परमाणु संख्या 20, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या है? 40 है। द्रव्यमान संख्या क्या है? तो 40 हैं। इन तत्वों को कहा जाता है, इन तत्वों को क्या कहा जाता है? आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो कैलोरिक,
आइसो बार, आइसो ऑप, क्या कह सकते हैं इनको, ये बताना है। कैल्शियम परमाणु की परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु की परमाणु संख्या 18 हो। 18 दो तत्व हैं, दो तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को कहा जाता है, इन तत्वों को अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या कहेंगे? आइसोबोर, आइसोबार, आइसोबार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। आंसर कमेंट कीजिए। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। फोटोमीटर, एमीटर, कैलिपर्स, डायनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटोमीटर। क्या हो जाएगा? ए, फोटोमीटर। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए फोटोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। कौन से मीटर का, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो कि CNG मुख्यतः होती हैं, तो एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन क्या होती हैं? आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। ये जो सीरीज चल रही है पटवार मॉडल पेपर सीरीज, इसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इस सीरीज को एक बार जरूर देख कर जाना पेपर होने से पहले। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः होती हैं। किसकी होती हैं? एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। किसकी बनी होती है? CNG। तो CNG में मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन होती है। CNG में होती है मीथेन। क्या हो जाएगी? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई 105 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है आपके सामने ही है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा, किसके द्वारा पहुंचती हैं डॉक्टर के कानों तक? जो रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि है, जो रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती हैं, तो ध्वनि के बहु विवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा, किसके द्वारा पहुंचती हैं? क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है? ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 106 स्क्रीन पर आने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 106 जो कि स्क्रीन पर आने ही वाला है, आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? ऐसा बताना है जो ऊष्मा का तो अच्छा चालक हो लेकिन क्या है? विद्युत का कुचालक हो। गोल्ड, कॉपर, एबोनाइट, माइका। इनमें से क्या हो जाएगा? जो ऊष्मा का अच्छा चालक हो लेकिन विद्युत का क्या हो? कुचालक हो। तो गोल्ड, कॉपर, एबोनाइट, माइका। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, माइका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपके, माइका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो ऊष्मा का तो अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का क्या है? कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन
भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। ऑप्शन डी, चीनी का पानी में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती से वापस मोमबत्ती नहीं। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चीनी पानी में घुल जाएगी, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण? तो चीनी का पानी में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। सही है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 107 में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, चीनी का पानी में घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कौन से प्रकार की अभिक्रिया होगी? अपचयन, ऑक्सीकरण, अपघटन, जल अपघटन और विस्थापन, इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती हैं? CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए अपचयन हो जाएगा। ऑप्शन ए अपचयन अभिक्रिया होती है। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? सूर्य के डब्बे मापने के लिए, सौर विकिरण को मापने के लिए, हवा का तापमान या पौधों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो पाइरेलियो, इसको आप कमेंट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? रेल के, सूर्य के धब्बे, सौर विकिरण, हवा का तापमान, पौधों का तापमान, किसको मापने के लिए किया जाता है? पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य विकिरण को। सूर्य की जो विकिरण होती हैं उनको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइरेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग सूर्य विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाले तत्व हैं लेड, सीजियम, लिथियम, प्लूटोनियम। अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? आंसर कीजिए इसका कमेंट में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है? तो लिथियम जो है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। कौन सा होता है? लिथियम जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व लिथियम है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि सदिश राशि कौन सी नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है? राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है वो बताना है। आंसर कमेंट कीजिए। प्रतिरोध, त्वरण, टॉर्क, आवेग क्या जो है एक सदिश राशि नहीं है? कमेंट किया होगा आपने। इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने ही ऑप्शन ए, प्रतिरोध एक सदिश राशि नहीं होती है। प्रतिरोध जो है एक सदिश राशि नहीं है। त्वरण एक सदिश राशि होती है, टॉर्क सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, लेकिन प्रतिरोध एक सदिश राशि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी और धरती पर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर दीजिए इसका, कमेंट में आंसर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कम से कम एक क्वेश्चन पर 100 से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। प्लेटिनम, कॉपर, स्टील, ऑस्मियम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। ए, बी, सी, डी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से बताइए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑस्मियम जो है अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ है। धरती या पृथ्वी पर ऑस्मियम अधिक घनत्व वाला पदार्थ पाया जाता है। पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ ऑस्मियम है। अम्लगत मिश्र धातु हैं। कॉपर और टिन की, मरकरी की, लेड व टिन की, कॉपर और जिंक की। तो अम्लगत घम मिश्र धातु हैं तो कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, मरकरी की जो मिश्र धातु हैं वो अम्लगत घम मिश्र धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। क्या करना है? निम्न पर विचार करना है। मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स, निम्न में से कौन समताप मंडलीय ओजोन की ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं? इनमें से कौन सी गैसें हैं जो ओजोन के ह्रास के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं। तो कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं बताइए।
तो इसमें तीनों ही जो गैसें हैं वो समतापीय वायुमंडल ओजोन के हर्ष के लिए उत्तरदायी हैं। मीथेन भी है और नाइट्रस भी है और होलेंस भी हैं। तो तीनों कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू का जो डंक होता है उसमें कौन सा डंक पाया जाता है? बिच्छू का जो अम्ल है उसमें कौन सा डंक पाया जाता है? तो कौन सा डंक पाया जाता है? बिच्छू का जो डंक होता है उसमें टार्टिक अम्ल, ऑक्सालिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। कमेंट आपके बहुत ही कम हो गए हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। टार्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, कौन से अम्ल पाई जाती हैं बिच्छू के डंक में? आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगी। मेथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या बताना है आपको? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ऑप्शन ए, पकाई जाने पर सब्जी का नरम होना। पकाए जाने पर क्या है? सब्जी का नरम होना। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगूर हो जाता है। फ्रिज से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेप होना। नमक का पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन बताना है कि इनमें से कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है, सब्जी पकाए जाने पर नरम होना एक रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी पकाए जाने पर नरम होना एक रासायनिक परिवर्तन है। गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है, यह जो है भौतिक परिवर्तन है। प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेप होना, यह भी जो है भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना यह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 पढ़िए आप। यदि किसी पिंड पर कार्यत बल शून्य है तो उसका संवेग है। यदि किसी पिंड पर कार्यत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या होगा? शून्य, नियत, अनंत, बढ़ जाता है। तो उसका संवेग क्या होगा? आंसर कमेंट कीजिए। तो यदि किसी पिंड पर कार्यत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? शून्य होगा या नियत होगा? क्या होगा? आपने आंसर कमेंट किया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियत होगा। जो वेग चल रहा है वही रहेगा। संवेग नियत होगा, उसका संवेग क्या होगा? नियत होगा। बल शून्य होगा तो उसका संवेग नियत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इनमें से रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से हम आंसर कमेंट कीजिए। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 1/2 H2O हो जाएगा। CaSO4 1/H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, कार्बन नैनो ट्यूब। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। 1 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, आप इनके आंसर जल्दी कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, फुलेरिन। कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा रूप रखता है? तो फुलेरिन। कार्बन का फुलेरिन अपर रूप जियोडेसिन गुंबद जैसा रूप रखता है। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, छाल, पत्ती, फूल, किनसे प्राप्त होती हैं? 120 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, छाल से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? छाल से जो है दालचीनी आपको प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 121, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकटतम बिंदु दूरी क्या होगी? सामान्य दृष्टि वाले
युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या होगी? आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, एक विशेष सूचना आपके लिए, राजस्थान जी के कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो में मैसेज कीजिए, और हमने जो यूट्यूब शॉर्ट डाल रखे हैं उनमें हैंड रिटन नोट्स की वीडियो बना रखी है, वो वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर संपूर्ण नोट्स की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो टॉपिक हैं वो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। और संपूर्ण नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। PDF चाहिए, PDF का पेमेंट जो है वो लगभग 100 रुपये से भी कम रखा गया है, तो आप एक बार मैसेज ज़रूर कीजिए और आपको सब कुछ मिलेगा जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कीजिए। तो इसका आंसर आपने कमेंट किया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने। इसका राइट आंसर आने वाला है, जिसने अभी तक कमेंट नहीं किया तो वो कमेंट कर दीजिए। 25 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने, एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। तो वाष्पीकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, निस्तारण द्वारा, कौन सी विधि द्वारा एल्कोहल और जल के मिश्रण को आप अलग कर सकते हो? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा आप एल्कोहल और जल के मिश्रण को अच्छी तरह से अलग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने स्क्रीन पर, क्या आप देखते ही रह जाएंगे। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य की जो श्रृंखला होती है उनमें से सर्वाधिक संख्या किसकी देखी जाती है? आंसर कमेंट करना है तो किसके देख सकते हो आप? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। तो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो प्राथमिक उपभोक्ता की होगी, उत्पादक की होगी, या द्वितीय उपभोक्ता की होगी, अपघटक की होगी? किसकी होगी? आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके स्क्रीन पर आने ही वाला है। आप आंसर कमेंट करते रहिए, 50+ आंसर कमेंट होने के बाद इसका आंसर आपको दिया जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपको आंसर में बताना है। पर्यावरण का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो वार्गिकी, पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी, आकारिकी किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी जो होती हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो हैं आप पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 आपके स्क्रीन पर देखिए आप भी। हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार पासपोर्ट की ताकत के आधार पर भारत का कौन सा स्थान रहा? पासपोर्ट की ताकत के आधार पर भारत का कौन सा स्थान रहा? हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार, हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार पासपोर्ट की ताकत के आधार पर भारत का कौन सा स्थान रहा? 85वां, 87वां, 52वां, 44वां, कौन सा स्थान रहा? आंसर कमेंट कीजिए। तो 85वां स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था? 85वां स्थान जो है वो भारत का रहा था पासपोर्ट ताकत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। करंट अफेयर इंडिया जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। करंट अफेयर इंडिया जीके के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने हैं। 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा एक केबल पुल सदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा एक केबल पुल सदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, किस राज्य में स्थित है? वो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर। चारों में से कौन सा राज्य है? आंसर कमेंट जल्दी कीजिए। तो यह गुजरात हो जाएगा आपकी। क्या हो जाएगा? गुजरात।
ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा एक केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। वह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसरो 127 नंबर क्वेश्चन है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु के किस जिले में रखी गई? इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु के किस जिले में रखी गई? थूथुक्कड़ी, एरियालूर, तंजावुर, कुलाकू रिची। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से राइट आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, थूथुक्कड़ी। ऑप्शन ए इसका जो है वेरी राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है थूथुक्कड़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए थूथुक्कड़ी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है? तो केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी जो 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय किया गया है? तो कितनी करने का निर्णय किया गया है? आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको आता होगा शायद तक, क्योंकि अपन जो ये क्लासें देख रहे हैं वो केवल अपन एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं, तो इनकी नहीं तो अपन ज़्यादा व्याख्या की बात कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप आंसर कमेंट कीजिए। तो केंद्र सरकार के ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी रुपये 10,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय किया है? तो 15,000 करोड़, 12,500 करोड़, 17,500 करोड़ या 21,000 करोड़। तो कितने करोड़ करने का निर्णय लिया है? तो कितने बढ़ाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 करोड़। क्या हो जाएगा? 21 करोड़ जो है करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का 21 करोड़ आंसर है। राइट आंसर 21 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 129 पढ़िए आप और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जयपुर साहित्य उत्सव 2024 JLF के किस संस्करण का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में 1 से 5 फरवरी 2024 को किया गया था? तो किस संस्करण का? तो 13वें संस्करण, 15वें संस्करण, 17वें संस्करण या 19वें संस्करण? कौन सा संस्करण था? तो ऑप्शन सी 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था। जयपुर साहित्य उत्सव 2024 JLF के 17वें संस्करण का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में 1 से 5 फरवरी 2024 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने आने ही वाला है, आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? आंसर राइट आंसर कमेंट कीजिए। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, इन चारों शहरों में से किस में किया गया? तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जयपुर। भारत रत्न सम्मान के लिए घोषित हस्तियों के संबंध में इस संगत का चयन कीजिए। भारत रत्न सम्मान के लिए घोषित हस्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो असत्य कथन है उसके बारे में बताना है। राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक, कपूरी ठाकुर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उपमंत्री। तो इनके संबंध में आपको असत्य कथन है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट किया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जो क्या है? असत्य कथन है। ऑप्शन बी कपूरी हार्डूल झारखंड के पूर्व मंत्री जो हैं भारत रत्न सम्मान के लिए घोषित हस्तियों के संबंध में ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है। बाकी सभी क्या है? सत्य है और ये असत्य है। आपको क्या बताना था? असत्य था वही बताना था। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक हैं, चौधरी चरण सिंह पूर्व मंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उपमंत्री हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। इसमें ये संगत बताना था, तो ऑप्शन बी है संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो खेलो इंडिया
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के पदक तालिका में शीर्ष संस्थान किसने प्राप्त किया? पदक तालिका में शीर्ष संस्थान किसने प्राप्त किया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के पदक तालिका में शीर्ष संस्थान किसने प्राप्त किया? आर्मी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ITBP। तो किसने प्राप्त किया? ये आंसर आपको कमेंट में बताना है, बताइए ज़रूर। तो आर्मी ने प्राप्त किया। किसने किया? आर्मी ने। मानव जनजाति में कितने लिंग सूत्र पाए जाते हैं? मानव जाति में कितने लिंग सूत्र पाए जाते हैं? तो मानव जनजाति में कितने लिंग सूत्र पाए जाते हैं? 1 2 3 4। कितने लिंग सूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। मानव जाति में कितने लिंग सूत्र पाए जाते हैं? तो 2 लिंग सूत्र पाए जाते हैं, या तो लड़का या लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों विकल्प जो हैं ये क्या है? तो रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना, फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। शुष्क सेल एक तरह का है तो प्राइमरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल हैं, लेड एसिड सेल हैं, निकल आयरन सेल हैं। तो क्या है ये? शुष्क सेल एक तरह का है तो प्राइमरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल हैं, या लेड एसिटेड सेल हैं, या निकल आयरन सेल हैं। क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए प्राइमरी सेल है। क्या है? प्राइमरी सेल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्राइमरी सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही शानदार आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में बहुत ही एक्सपर्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको, और कंप्यूटर की पूरी व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य में सक्षम बनाती है? ऐसे कौन सी कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती हैं? तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? आप एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तब तक हम देखते हैं। तो कंप्यूटर बहुत ही दक्षता व सरलता के साथ कार्य करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और इच्छित स्वरूप में परिणाम देता है। कंप्यूटर पेरिफेरल को 3 भागों में बांट सकते हैं, इनपुट, आउटपुट और इनपुट डिवाइस है। तो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस जो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर से यूजर को इंफॉर्मेशन सूचना देते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने कमेंट किया होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? परिशुद्धता, बहुविज्ञता, गति, उद्यमशीलता। क्या हो जाएगा? उद्यमशीलता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुविज्ञता, विजिबिलिटी और ऑटोमेटिक होती है ये समस्याएं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। इन कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? स्थिरता, विश्वसनीयता, मापनीयता, उद्यमशीलता क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा इसका? कमेंट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, विश्वसनीयता कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर का क्वेश्चन ही है। पेपर बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को कहा जाता है? त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को कहा जाता है? आंसर कमेंट कीजिए।
तो मापनीयता, गति, सटीकता, कोई IQ नहीं होने के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपने कमेंट किया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है? गति, स्टोरेज, तो कौन सी विशेषता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं होती हैं। तो कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं होती है, इसे देखने के लिए हम इसको जूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है। तो कंप्यूटर की जो विशेषता है वो आपके अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती हैं। बाकी सभी आपको कंप्यूटर की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। क्या आप देखो तो स्पीड, स्टोरेज और विश्वसनीयता सभी होती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 141 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी जो है वो एक कंप्यूटर की क्या है, विशेषता नहीं है। एक कंप्यूटर की आपको बतानी है कि विशेषता कौन सी नहीं है। आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों, मैं आपका कमेंट हर टाइम देखता रहता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ आप कितने कमेंट कर रहे हो। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, आपने आंसर दिया या नहीं दिया? एक बार तो कमेंट कीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो। इंटेलिजेंस, प्रोसेस, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड, इनमें से क्या आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता व कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता को से संबंधित है? तो डी जैस, वर्सी, लिटी, एक के ये से रेसी, रिलायबिलिटी। तो क्या आंसर होगा इसका? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्सेबिलिटीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग कौन सा है? CPU का भाग कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। CPU का भाग कौन सा है? CPU का भाग कौन कौन सा होता है? कंपोनेंट बाय CPU। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस होते हैं और प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 144 आपके सामने, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। ये कार्य कंप्यूटर का नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है। सामान्य जीवन में कंप्यूटर के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष हैं। सामान्य जीवन में कंप्यूटर के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष कौन से हैं? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। पेपरलेस वर्क, तीव्र गति से परिणाम, गुणवत्तापूर्ण परिणाम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी इसके सही हैं, सभी इसके सही आंसर हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर क्या है? तो अंकों के भंडारण वाली एक सक्षम यूनिट है। अंकों के भंडारण वाली एक सक्षम यूनिट है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करें। नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का आपको क्या करना है? चयन करना है और बताना है कि इनमें से तीनों में से सही कौन से हैं। आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी तीनों जो है वो तीनों ही सही है। तीनों जो है कंप्यूटर के संदर्भ में तीनों सही है। आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम यूनिट होती है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम होती है। पूर्व गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम होती है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 147 आपके सामने है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सकारात्मक गुण नहीं है। सकारात्मक जो है गुण नहीं है, यानी
कंप्यूटर का गुण नहीं है, एक तरीके से सकारात्मक मतलब सकारात्मक नहीं है। जल्दी परिणाम देने की क्षमता होती है, गोपनीयता होती है, बुद्धिहीनता होती है, विविधता होती है। तो इनमें से सकारात्मक गुण कौन सा नहीं है कंप्यूटर का, वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 80 हो जाएगा, बुद्धिहीनता। ये जो है सकारात्मक गुण नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 48 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर को कहा जाता है, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को कहा जाता है तो गणक यंत्र, सगणक यंत्र, परिकलक, अभिकलित, तो सभी कहा जाता है। कंप्यूटर को ये सभी के नाम से जानते हैं अपन। इन कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? तो परिकलक, सगणक, अभिकलित और गणक यंत्र, इनके नाम से हम कंप्यूटर को जानते हैं। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो विद्युत के बिना नहीं चलती है और इसको हम सभी के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर का हिंदी में नाम परिकलक, सगणक, अभिकलित या गणक यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन सीपीयू में ही प्रोसेस किए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन सीपीयू में ही प्रोसेस किए जाते हैं। सीपीयू को दो भागों में बांटा जा सकता है। सीपीयू को दो भागों में बांटा जा सकता है। ALU अंकगणितीय व तार्किक क्रियाएं संपन्न करता है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट किस में जुड़े रहते हैं? मदरबोर्ड में जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो क्या है असत्य है। ऑप्शन बी जो है गलत है, क्योंकि कंप्यूटर को दो भाग, सीपीयू को दो भागों में नहीं बांट सकते। सीपीयू के बहुत सारे भाग होते हैं कंपोनेंट, बाकी तीनों कथन सही हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे। अपूर्ण तथ्य को बताता है। कौन अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि किसमें डाटा पूर्ण बन जाता है? कौन अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि किसमें डाटा पूर्ण बन जाता है? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सूचना, रिपोर्टिंग, डाटाबेस सूचना, बिट्स, रिकॉर्ड, बाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, डाटाबेस सूचना। डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताओ आपको कितने सवाल सही लगे, आपके कितने सवाल सही हुए और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जीनियस क्लासेस 1 2 3 हैं आपके सपनों की कुंजी। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पढ़ाई होगी और सिलेक्शन भी पक्का होगा। जय हिंद, जय राजस्थान।